जी, तो क्लास हम स्टार्ट कर चुके थे लास्ट क्लास में फंक्शन एंड रिकर्जन वाला टॉपिक। आज हम उसको फर्दर कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट मूव करते हैं हम स्टोरेज क्लास की तरफ। स्टोरेज क्लास क्या है? द स्टोरेज क्लास determines the part of the memory where the variable would be stored. स्टोरेज क्लास क्या है? ये डिटरमिन करता है पार्ट ऑफ द मेमोरी वेयर द वेरिएबल वुड बी स्टोर्ड। मीन्स जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हो, जब आप प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं जाके मेमोरी में स्टोर होता है। तो स्टोरेज क्लास का क्या काम है? ये डिटरमिन करता है पार्ट ऑफ द मेमोरी, मेमोरी के पार्ट को जहाँ पे जाके वेरिएबल में स्टोर होना होता है। The storage class also determines the initial value of the variable. Obviously जब आप किसी भी प्रोग्राम में कोई वेरिएबल लेते हो तो आप उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हो, उसको इनिशियलाइज करवाते हो। तो जो भी वैल्यू उसके साथ लिंक करती है, तो अगर कोई इनिशियल वैल्यू है तो स्टोरेज उस वैल्यू को भी कंसीडर करती है, उसको भी डिटरमिन करती है। And it is used to define the scope and lifetime of variable. और स्टोरेज के अंदर फिर ये चीज भी देखी जाती है कि उसका स्कोप क्या होगा और उसका लाइफ टाइम क्या होगा वेरिएबल का। इसको हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड पे फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, देयर आर टू स्टोरेज लोकेशन इन कंप्यूटर। मेनली अगर देखा जाए तो सीपीयू रजिस्टर एंड मेमोरी होती है जहाँ पे आप स्टोर करते हो, ठीक है, जहाँ पे टेम्पररी बेसिस पे स्टोर होती है चीजें। अच्छा जी, स्टोरेज क्लास में सी प्लस प्लस में स्टोरेज क्लास में जो वेरिएबल्स स्टोर होते हैं वो या तो ऑटोमेटिक होते हैं या एक्सटर्नल या स्टैटिक। नंबर 4 इज रजिस्टर एंड 5 इज म्यूटेबल। इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि क्या है ये, ऑटो क्या है, रजिस्टर क्या है, स्टैटिक और ये सब क्या है। अच्छा जी, स्टोरेज क्लास जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई आप वेरिएबल लेते हो या आप उसको इनिशियलाइज करवाते हो तो उसकी वेरिएबल के लिए उसकी इनिशियल वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए स्टोरेज क्लास डिफाइन की जाती है, ठीक है। तो स्टोरेज क्लास में आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे शेयर किया गया है, कुछ ये चार्ट आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे स्टोरेज क्लास में बताया है कि ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में उसकी डिक्लेरेशन लोकेशन से बताया गया है कि वो डिक्लेयर कहाँ पे होगा। जो ऑटोमेटिक होगा वो कहाँ पे डिक्लेयर होगा? इनसाइड अ फंक्शन या ब्लॉक। सपोज आपने कोई वेरिएबल लिया है इस प्रोग्राम में, तो आप जब उसको डिक्लेयर करोगे तो उसकी डिक्लेरेशन लोकेशन क्या होगी ऑटोमेटिकली? इनसाइड अ फंक्शन और ब्लॉक। उसका स्कोप क्या होगा? स्कोप मीन्स कि उसकी विजिबिलिटी। अब ऑब्वियसली जब आप उसको डिक्लेयर करवा रहे हो इनसाइड अ फंक्शन, तो फिर उसका जो स्कोप होगा वो विद इन द फंक्शन ही रिलेट करेगा। और उसका लाइफ टाइम क्या होगा? उसका लाइफ टाइम अंटिल द फंक्शन कंप्लीट। जब तक वो वाला फंक्शन या वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है वो उसके अंदर प्रोसेस होगा। मीन्स उसका लाइफ टाइम उस फंक्शन के अंदर ही रिलेट कर रहा है। अनटिल द फंक्शन या वो ब्लॉक जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उसका वो लाइफ टाइम कंसीडर होगा। अच्छा जी, स्टोरेज क्लास में नेक्स्ट है जी रजिस्टर। रजिस्टर, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ये है कि ये इनसाइड अ फंक्शन या ब्लॉक इसको डिक्लेयर किया जाता है। इसका स्कोप और विजिबिलिटी क्या है? विद इन द फंक्शन एंड ब्लॉक। और इसका लाइफ टाइम क्या है? अंटिल द फंक्शन ब्लॉक कंप्लीट। नेक्स्ट है जी एक्सटर्न। एक्सटर्न जो है ये एक्सटर्नल से निकला है, ठीक है। एक्सटर्नल जो है ये क्या होगा? आउटसाइड ऑल फंक्शन। मीन्स ये सारे फंक्शंस के बाहर इसकी डिक्लेरेशन लोकेशन होगी। इसका स्कोप क्या होगा? इंटायर फाइल
plus other file where the variable is declared as extern. स्कोप आप दोबारा देखें इसका एक्सटर्न का, ये कहाँ तक इसका स्कोप वेरी करेगा, इंटायर फाइल। क्यों इंटायर फाइल? क्यों? क्योंकि ये है आउटसाइड ऑल फंक्शन, सभी फंक्शंस के बाहर इसको डिक्लेयर किया गया है, यानी सभी फंक्शंस के बाहर इसकी डेक्लेरेशन लोकेशन है। तो इसका स्कोप होगा इंटायर फाइल, मतलब कि पूरी फाइल में कहीं पे भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसकी विजिबिलिटी कहीं पे भी हो सकती है इंटायर फाइल में। प्लस अदर फाइल्स, वो फाइल्स वेयर द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज एक्सटर्न। तो इसका लाइफ टाइम क्या होगा? अनटिल द प्रोग्राम टर्मिनेट्स, क्योंकि ये आउटसाइड बाहर है, सारे प्रोग्राम्स के बाहर है, तो इसका लाइफ टाइम क्या होगा? अनटिल द प्रोग्राम टर्मिनेट्स। किसी भी टाइम पूरे प्रोग्राम को रन करते हुए, एग्जीक्यूट करते हुए किसी भी टाइम इसको एक्सेस करने की जरूरत पड़ सकती है। सो इसका लाइफ टाइम क्या होगा? अनटिल द प्रोग्राम टर्मिनेट। स्टैटिक क्या है? स्टैटिक इनसाइड अ फंक्शन और ब्लॉक। स्टैटिक भी फंक्शन और ब्लॉक के इनसाइड होगा। अब आपने देखना है ये स्टैटिक आप लोकल की बात कर रहे हो, तो ये जो लोकल है ये इनसाइड अ फंक्शन ही होगा, ठीक है। इसका स्कोप क्या होगा? ऑब्वियसली फंक्शन के अंदर है, इनसाइड अ फंक्शन, तो फिर इसका स्कोप विद इन द फंक्शन ही होगा। और इसका लाइफ टाइम अनटिल द प्रोग्राम टर्मिनेट, जब तक के प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो जाता। स्टैटिक ग्लोबल, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है ग्लोबल है, मतलब आउटसाइड ऑल फंक्शंस। ग्लोबल है इसलिए आउटसाइड ऑल फंक्शंस, जो लोकल था वो फंक्शन के अंदर, ये ग्लोबल है, ये आउटसाइड ऑल फंक्शंस। इसका स्कोप क्या होगा? इंटायर फाइल इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। इसका स्कोप क्या है? इंटायर फाइल इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। एंड इसका जो लाइफ टाइम है वो क्या है? अनटिल द प्रोग्राम टर्मिनेट, जब तक कि प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो जाता। अच्छा जी, स्कोप रूल्स क्या होते हैं? लाइक फाइल स्कोप, फंक्शन स्कोप, ये चीज़ें क्या हैं, इसको हम कवर अप करते हैं। स्कोप रूल्स में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फाइल स्कोप के हवाले से। फाइल स्कोप क्या है? आइडेंटिफायर डिफाइंड आउटसाइड फंक्शन, नॉन इन ऑल फंक्शंस। वो आइडेंटिफायर या वो वेरिएबल जिसको कि आप डिफाइन करते हो आउटसाइड द फंक्शन, फंक्शन के बाहर आप उसको डिफाइन करते हो। नॉन इन ऑल फंक्शन, उसको सभी फंक्शन में, पूरे प्रोग्राम में उसको जाना जाएगा। यूज फॉर ग्लोबल वेरिएबल, उसको आप यूज करोगे ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन डेफिनेशंस के लिए एंड फंक्शन प्रोटोटाइप के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो आइडेंटिफायर है फाइल स्कोप में, इसको डिफाइन किया जाएगा आउटसाइड द फंक्शन। फंक्शन स्कोप में आ जाते हैं, कैन ओनली बी रेफरेंस्ड इनसाइड अ फंक्शन। ये जो होगा स्कोप, ये रिलेट करता है जस्ट फंक्शन के साथ। मीन्स कैन ओनली बी रेफरेंस, जिसको किस तरफ रेफरेंस किया जा सकता है, इनसाइड अ फंक्शन बॉडी, यूज्ड ओनली फॉर लेबल्स, ठीक है। इसमें जस्ट आप उसको फंक्शन के अंदर ही रेफरेंस कर सकते हो, जबकि जो फाइल स्कोप है उसमें क्या होता है, उसमें आइडेंटिफायर आप डिफाइन करते हैं आउटसाइड द फंक्शन, फंक्शन के बाहर आप उसको डिफाइन कर सकते हो, तभी उस स्कोप को आपने डिटरमिन किया है लाइक अ फाइल स्कोप। मतलब ये ऐसा आइडेंटिफायर होगा जो कि नॉन होगा, जिसका के जाना जा सकता है इन ऑल फंक्शन, ठीक है। अच्छा जी, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, स्कोप रूल्स। स्कोप रूल्स क्या है? इफ एन आइडेंटिफायर इज डिक्लेयर्ड विद इन अ ब्लॉक। स्कोप को थोड़ा हम और फर्दर एक्सप्लेन कर लेते हैं। स्कोप रूल्स क्या है? इफ एन आइडेंटिफायर इज डिक्लेयर्ड विद इन अ ब्लॉक, सपोज अगर
कोई आइडेंटिफायर आप एक ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर कर रहे हो, इट्स स्कोप रन्स फ्रॉम दैट पॉइंट टू एंड ऑफ ब्लॉक। मीन्स कि वो जो आइडेंटिफायर है उसका काम जस्ट एक ब्लॉक तक ही महदूद हो। मैं दोबारा इसको रीड आउट कर रही हूँ फर्स्ट पॉइंट को। स्कोप को मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए हम इन 4 पॉइंट्स को कवर अप करेंगे ताकि हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे स्कोप क्या है। स्कोप क्या है, स्कोप रूल्स क्या है। इफ एन आइडेंटिफायर, द फर्स्ट पॉइंट इज इफ एन आइडेंटिफायर इज डिक्लेयर्ड विद इन अ ब्लॉक, अगर एक आइडेंटिफायर को आप डिक्लेयर कर रहे हो विद इन अ ब्लॉक, इट स्कोप रन फ्रॉम दैट पॉइंट टू एंड ऑफ ब्लॉक। मतलब जहां भी आपने उस आइडेंटिफायर को डिक्लेयर किया है वहां से लेके उस ब्लॉक के एंड तक, जस्ट उस ब्लॉक के एंड तक उसका काम है, ठीक है। If an second point is if an identifier is a function parameter, its scope is the body of the function. Means अगर कोई आइडेंटिफायर आपने लिया है जो कि आपने जस्ट एज अ फंक्शन पैरामीटर लिया है, तो फिर उसका काम या उसका स्कोप कहाँ तक होगा। इट्स स्कोप इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन, जस्ट फंक्शन की बॉडी तक ही उसका स्कोप रिलेट करेगा। The third point is if an identifier is declared in the initialization of a for loop. Suppose अगर आपने आइडेंटिफायर को डिक्लेयर किया है किसी भी फॉर लूप की इनिशियलाइजेशन में, मीन्स अगर आइडेंटिफायर आप लूप में ले रहे हो, लूप में इनिशियलाइज करवा रहे हो कोई भी आइडेंटिफायर, तो अब उसका स्कोप क्या होगा। उसका स्कोप होगा its scope is to the end of the loop, means just उसका स्कोप उस लूप तक ही महदूद हो। If an identified scope is declared outside all blocks, अगर आपने कुछ ऐसा आइडेंटिफाइड लिया है जो कि आपने डिक्लेयर किया है आउटसाइड ऑल ब्लॉक्स, एक प्रोग्राम के अंदर जितने भी ब्लॉक्स बनाए हैं आपने, उन सभी ब्लॉक्स के बाहर आपने किसी आइडेंटिफायर को डिक्लेयर किया है, इट्स नॉट अ पैरामीटर, और वो भी पैरामीटर भी नहीं है, देन इट स्कोप रन फ्रॉम दैट पॉइंट टू द एंड ऑफ द फाइल। मीन्स वो किसी ब्लॉक के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, आपने सारे ब्लॉक के बाहर उसको डिक्लेयर किया है, तो उसका काम पूरी फाइल के अंदर होगा। ये डिफरेंट काइंड के स्कोप से जो हमने डिस्कस किए कि डिफरेंट सिचुएशंस में पूरे प्रोग्राम के अंदर कहाँ कहाँ पे आइडेंटिफायर्स को अगर आप डिक्लेयर करेंगे तो उसका स्कोप कहाँ तक होगा। हमने डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस को डिस्कस किया ताकि हम ये जान सकें कि आइडेंटिफायर्स जो आप पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी डिक्लेयर करते हो तो उसका काम या उसका स्कोप कहाँ तक लिंक होगा, कहाँ तक रिलेट करेगा, कहाँ तक उसका स्कोप होगा। ये चीज़ें हमने कवर की। अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी फंक्शन कॉल स्टैक एंड एक्टिवेशन फ्रेम की तरफ। फंक्शन कॉल स्टैक क्या है एंड एक्टिवेशन फ्रेम क्या है, इसको देख लेते हैं। स्टैक क्या है? स्टैक जस्ट लाइक अ पाइल ऑफ डिशेस। स्टैक इस तरह से है जैसे कि आपने डिशेस को एक साथ अरेंज किया हुआ है, ठीक है, सीक्वेंस में। पोर्ट टू ऑपरेशन, इसमें 2 ऑपरेशन परफॉर्म करवाए जाते हैं, पुश एंड पॉप। स्टैक को थ्रू फिगर में आपको दिखाती हूँ, ये देखिए स्टैक कुछ इस तरह से होता है। ये जो डायग्राम में आपको दिखाया गया है ये स्टैक है, जिसमें कि ये फंक्शन 1, फंक्शन 2 और सबसे नीचे ये मेन को शो किया गया है, ये एक स्टैक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टैक है, लाइक अ पाइल ऑफ डिशेस, जैसे कि एक के ऊपर दूसरी डिश रखी हुई हो, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है स्टैक। अभी हम देखते हैं स्टैक क्या है, फंक्शन कॉल का स्टैक और उसका एक्टिवेशन फ्रेम क्या है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, स्टैक क्या है? जस्ट लाइक अ पाइल ऑफ डिशेस। इसमें 2 ऑपरेशंस, जो मेन ऑपरेशंस इसमें डिस्कस किए जाते हैं वो हैं जी
या मेन टू एक्टिविटीज जो इसमें स्टैक में परफॉर्म की जाती हैं वो है पुश एंड पॉप। स्टैक क्या करता है, ये सपोर्ट करता है जस्ट टू ऑपरेशंस को, पुश एंड पॉप। अच्छा जी, LIFO, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। L stands for last, I stands for in, F stands for first, and O stands for out. Last in, first out means कि जब आप लास्ट इन करोगे तो फर्स्ट वाला आउट हो जाएगा। आप उस स्टैक को अपने माइंड में रखें, वो अभी जो मैंने आपको फिगर दिखाई है वो जस्ट लाइक अ स्टैक। इसमें क्या होगा कि जब आप लास्ट एक चीज इन करोगे तो जो फर्स्ट वाली होगी वो आउट हो जाएगी। जब एक स्टैक पूरे का पूरा भर जाएगा तो उसमें क्या होता है, लास्ट वाली इन हो जाती है, जो फर्स्ट वाली आउट होती है। अच्छा जी, ये क्या है, ये डाटा स्ट्रक्चर है। स्टैक क्या है, ये एक डाटा स्ट्रक्चर है। द लास्ट आइटम पुश्ड, उसमें जो लास्ट आइटम पुश किया जाता है, पुश मीन्स इंसर्टेड, मीन्स जब लास्ट आइटम उसमें इंसर्ट किया जाता है ऑन द स्टैक इज द फर्स्ट आइटम पॉप। पॉप मीन्स के रिमूव हो जाना, तो फर्स्ट आइटम रिमूव हो जाता है फ्रॉम द स्टैक। ये फिगर में इसको एक्सप्लेन किया गया है फर्दर कि स्टैक में किस तरह से प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को साथ में एलैबोरेट किया गया है। ईच फंक्शन कॉल एड्स एन एक्टिवेशन रिकॉर्ड टू द कॉल स्टैक। ये स्टैक दिखाया गया है, ये स्टैक पॉइंटर है, इसमें डिफरेंट स्टेप्स बताए गए हैं। डिफरेंट स्टैक्स में ये देखने बताया गया है कि ईच फंक्शन कॉल, जब भी आप फंक्शन कॉल करते हो, ईच फंक्शन कॉल एड्स एन एक्टिवेशन रिकॉर्ड। हर फंक्शन कॉल पर जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता है टू द कॉल स्टैक, मीन्स कि आप जो भी प्रोसेस करते हो वो इस तरह क्यू में चलता है। साथ में आपको ये प्रोग्राम भी नजर आ रहा होगा जिसमें कि फंक्शन 2 के अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, फिर फंक्शन 1 के अंदर उसने किस तरह से फर्दर फंक्शंस को डिफाइन किया है। तो इस तरह से जब चीज़ें सीक्वेंस में चल रही होती हैं तो वो स्टैक के अंदर क्यू में चलती हैं। मतलब कि जैसा कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि जब लास्ट इन होता है तो फर्स्ट वाला आउट हो जाता है। लास्ट आइटम जब इंसर्ट किया जाता है स्टैक में तो जो फर्स्ट आइटम है वो पॉप हो जाएगा, मीन्स के जब यहाँ से इंसर्ट होगा तो सबसे ऊपर वाला जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस। आपने डिफरेंट फंक्शंस पढ़े होंगे पहले सी प्लस प्लस में कि आप किस तरह से फंक्शंस बनाते हो, फिर मेन फंक्शंस के अंदर आप उन फंक्शंस को कॉल करते हो। तो हम देखते हैं इनलाइन फंक्शंस के हवाले से कि इनलाइन फंक्शंस क्या हैं। Inline function is a inbuilt function in C++. Those functions which are declared inside the class, जो कि क्लास के अंदर डिक्लेयर किए जाएं, are automatically defined as inline. जो फंक्शंस आप क्लास के अंदर इनसाइड द क्लास डिक्लेयर करते हो वो ऑटोमेटिकली क्या कहलाए जाते हैं, वो इनलाइन फंक्शंस कहलाए जाते हैं जो आप क्लास के अंदर क्रिएट करते हो। ठीक है, the function which are static means the value of the variables inside the function are not dynamic. Static means कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। डायनामिक जिसकी की वैल्यू चेंज होती जाए। ठीक है, द फंक्शन विच आर स्टैटिक, वो फंक्शन जो कि स्टैटिक है, विच आर स्टैटिक मीन्स द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन, यानी उस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हो वो डायनामिक नहीं है। ओनली दोज फंक्शन विल बी एक्सेप्टेड बाय इनलाइन फंक्शन। सिर्फ वही फंक्शन एक्सेप्ट किए जाएंगे एज एन इनलाइन फंक्शन जो कि जिनकी वैल्यूज जो हैं वो ऐसे वेरिएबल्स, इन फंक्शंस के अंदर ऐसे वेरिएबल्स हों जिनकी के वैल्यूज स्टैटिक हों, डायनामिक ना हो। एज द
warning will be occurred by the compiler. अच्छा जी, looping statement are not considered in the inline function. साथ ही इस चीज को भी पॉइंट आउट कर रहा है कि जो लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं वो इनलाइन फंक्शंस में कवर्ड नहीं होते। अच्छा जी, इस फिगर में आप देख सकते हैं नॉर्मल फंक्शन और इनलाइन फंक्शन स्टार्ट किया गया है। उसके बाद मेन फंक्शन बॉडी जिसमें के कोड होगा माई फंक्शन का, माई फंक्शन क्रिएट किया गया है, लेकिन माई फंक्शन को अलग से एक ब्लॉक में डिफाइन किया गया है। जब मेन फंक्शन रन होगा तो कंट्रोल मूव कर जाएगा, फ्लो कंट्रोल ट्रांसफर कंट्रोल मूव कर रहा है। जब ये माई फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोल माई फंक्शन की तरफ चला जाएगा और माई फंक्शन को एग्जीक्यूट करके देन कंट्रोल वापस चला जाएगा मेन फंक्शन की तरफ एंड देन उसको स्टॉप कर देगा। लेकिन इन लाइन फंक्शन में क्या हो रहा है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि स्टार्ट हुआ है, उसके बाद मेन फंक्शन बॉडी में माई फंक्शन एग्जीक्यूट होने जा रहा है, तो माई फंक्शन को उसने वहीं पे उसी मेन फंक्शन के अंदर ही माई फंक्शन को डिफाइन कर दिया, देन उसको स्टॉप कर दिया, उसको अलग से ब्लॉक में डिफाइन नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल फंक्शन एंड इनलाइन फंक्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या है? ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। डिफॉल्ट आर्गुमेंट, व्हाट इज डिफॉल्ट आर्गुमेंट? अ डिफॉल्ट आर्गुमेंट इज अ वैल्यू गिवन इन द फंक्शन डिक्लेरेशन। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या है? ये एक वैल्यू है जो कि गिवन होती है कहाँ? फंक्शन डिक्लेरेशन में। फंक्शन डिक्लेरेशन में इसको डिफाइन किया जाता है दैट द कंपाइलर ऑटोमेटिकली इंसर्ट्स, जिसको कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली इंसर्ट करता है if the caller does not provide a value for that argument in the function call। उसका सिंटैक्स भी नीचे बताया गया है कि यहाँ पे टाइप बताई गई है, उसके बाद टाइप एक्स और साथ में उसकी डिफॉल्ट वैल्यू। इसको फर्दर एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डिफॉल्ट आर्गुमेंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया है कि ये वो वैल्यू है जिसको के यहाँ से आप देख सकते हैं। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या है? ये वैल्यू है गिवन इन द फंक्शन डिक्लेरेशन, जिसको के फंक्शन डिक्लेरेशन में बताया जाता है। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ डिफॉल्ट आर्गुमेंट को। डिफॉल्ट आर्गुमेंट इज अ वैल्यू गिवन इन द फंक्शन डिक्लेरेशन that the compiler automatically inserts if the caller do not provide a value for that argument in the function call। अब आप इस एग्जाम्पल को देखें। यहाँ पे क्या किया गया है इस एग्जाम्पल में कि int sum में यहाँ पे टू वेरिएबल्स दिए गए हैं, int x int y एंड देन int z इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ उसकी वैल्यू बता दी गई है, उसको इनिशियलाइज करवा दिया है या उसकी वैल्यू यहाँ पे बता दी है कि 0 है। z इज इक्वल टू 0, int w इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें। रिटर्न में उसने क्या किया है? x y z एंड w इनको सम करवा रहा है। ठीक है, अब मेन फंक्शन में चलते हैं। ये तो सम वाला काम हो गया जिसमें उसने शुरू में ही डिक्लेयर कर दिया int x को, int y को, int z को उसने 0 डिक्लेयर किया है, int w को भी 0 डिक्लेयर किया है और यहाँ पे वो इन चारों को प्लस कर रहा है। अब int मेन में चलते हैं, मेन फंक्शन के अंदर चले।
ठीक है, ये मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे सी आउट में आप देखें कि सी आउट की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें उसने सम किया है 10 एंड 15। सपोज अब इस प्रोग्राम के अंदर एक्स और वाई में टू वैल्यूज आपने एंटर की है, ठीक है, इनपुट की है टू वैल्यूज, सपोज कर लिया 10 एंड 15, टू वैल्यूज आपने इनपुट करवा दी। अब टू वैल्यूज आपने इनपुट करवाई हैं 10 एंड 15, ठीक है। तो 10 एंड 15 और 0 को जस्ट वो वैसे ही ले रहा है क्योंकि आपने बाकी टू वैल्यूज उसमें एंटर नहीं करवाई। तो जो जो बाय डिफॉल्ट थी, जो डिफॉल्ट वैल्यूज थी उसने उसको कंसीडर कर लिया। अब नेक्स्ट सी आउट स्टेटमेंट में देखें, यहाँ पे क्या कर रहा है, सेकंड स्टेटमेंट सी आउट की, उसमें आपने सपोज आपने एक्स एक्स के लिए 10 वैल्यू एंटर की, इनपुट की, सेकंड के लिए आपने 15 वैल्यू एंटर की एंड थर्ड के लिए आपने 25 वैल्यू एंटर की। तो उसने इन तीनों को कंसीडर कर लिया और जो लास्ट वाला है उसके लिए उसने 0 को कंसीडर कर लिया। यानी कि जब आपने उसको कोई वैल्यू नहीं इनपुट करवाई तो उसने उसको 0 कंसीडर कर दिया। इसी तरह सी आउट में देखें, सपोज अब उसने यहाँ पे 10 की वैल्यू एंटर की, एक्स की वैल्यू सपोज आपने 10 इनपुट की, वाई की वैल्यू सपोज आपने 15 इनपुट की, जेड की वैल्यू सपोज आपने 25 इनपुट की एंड डब्ल्यू की वैल्यू सपोज आपने 30 इनपुट की। तो वो इन चारों वैल्यूज को कंसीडर कर लेगा। मीन्स अगर आपने इन दोनों की वैल्यूज को फर्स्ट पे देखें, फर्स्ट जो सी आउट स्टेटमेंट है इसमें इन दोनों पे आपने कोई भी वैल्यू एंटर नहीं की रन टाइम पे, तो उसने जस्ट एक्स को और वाई को कंसीडर कर लिया और इनको 0 ही कंसीडर कर लिया, डिफॉल्ट आर्गुमेंट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने सपोज 3 x y z की वैल्यूज एंटर की हैं और फोर्थ वैल्यू आपने एंटर नहीं की, यहाँ पे उसने 0 ले लिया। मीन अगर आपने कोई वैल्यू इनपुट नहीं करवाई तो वो इसको 0 ले लेगा, अगर आप कोई वैल्यू इनपुट करवाते हो देन वो उसको ले लेगा। तो दैट इज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट में ये होता है कि डिफॉल्ट उसकी वैल्यू स्टार्ट में ही डिक्लेयर कर दी जाती है, जैसा कि यहाँ हमने डिस्कस किया कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या है, ये एक वैल्यू है गिवन इन द फंक्शन डिक्लेरेशन, जिसको कि आप फंक्शन डिक्लेरेशन में डिफाइन करते हो, गिवन इन द फंक्शन डिक्लेरेशन दैट द कंपाइलर ऑटोमेटिकली इंसर्ट्स, जिसको कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देता है, जिस तरह उसने 0 को ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर दिया जब आपने उसको कोई वैल्यू नहीं दी। ऑटोमेटिकली इंसर्ट्स इफ द कॉलर डज नॉट प्रोवाइड अ वैल्यू, अगर आप उसको वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे, अगर कॉलर ने डज नॉट प्रोवाइड अ वैल्यू फॉर दैट आर्गुमेंट इन द फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल होते हुए अगर वैल्यू उसको नहीं दी गई, वैल्यू प्रोवाइड नहीं की गई, तो वो जो डिफॉल्ट वैल्यू है 0 वाली उसने उसको अंडरस्टैंड कर लिया या उसको उसने डिफाइन कर लिया। जी आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है आपके लिए।